आज मैं चल रहा हूँ नवी मुंबई में, और नवी मुंबई का ये जो रोड है ये है जीएनपीटी रोड, यानी बेलापुर से सीबीडी, बेलापुर से जीएनपीटी की रोड जा रहा हूँ ये देखने के लिए कि जब से मैं मुंबई से उत्तराखंड गया था उसके बाद यहाँ पर कितना बदलाव आया है और यहाँ पर कितनी कायाकल्प यहाँ के लोगों ने करी है, इस महाराष्ट्र प्रदेश में कितनी तरक्की की है, वो मैं आंकड़ा आपको आज बताने वाला हूँ। तो साथियों, जैसे आप देख रहे हैं ये जो रोड है, आपको लग रहा होगा कि ये इस तरह की रोडें फ़ॉरेन में हुआ करती थी। जब हम कभी वीडियो देखते थे फ़ॉरेन का, या जो लोग फ़ॉरेन में ट्रैवल करते हैं शायद उनको भी लग रहा होगा कि फ़ॉरेन से भी ज़्यादा अच्छी रोडें। देखिए 8 लाइन की रोड है जो जिसमें चल रहा हूँ, और जबकि मेरे सामने जब मैं मुंबई आया था आज से करीब 30 साल पहले, तब ये इतनी संकरी रोड हुआ करती थी कि 2 गाड़ियाँ पास नहीं होती थी आपस में, जैसे कि हमारे पहाड़ों में पहले होता था। तो गाड़ी को पास करने के लिए भी बहुत कुछ साइड देनी पड़ती थी, तब हम चलते थे। लेकिन आज इसका गायब, अब देखिए इतना बड़ा हाईवे आपको देश के किसी भी कोने में शायद नहीं मिलेगा जितना यहाँ पर बन गया है। और दूसरी बात, जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो एक अगर मैं अटल सेतु की चर्चा ना करूं जो कि अभी लेटेस्ट चर्चाओं में है, क्योंकि अभी 12 जनवरी 2024 को उसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था, तो वो भी आपको उसका भी जिक्र करूंगा कि वो कैसे, कितना लंबा ब्रिज है और उसको कितने समय में तैयार वो हुआ है। अब इस तरफ, लेकिन इससे पहले मैं अटल सेतु की चर्चा करूँ, मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, एशिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और ये एयरपोर्ट बन रहा है यहाँ पर नवी मुंबई में, नवी मुंबई में जीएनपीटी के रास्ते, जो कि यहाँ पर पनवेल, सीबीडी, बेलापुर, खारघर, जितने भी इसके आसपास, और यहाँ पर उलुए जहाँ पे मैं पहुँचने वाला हूँ, इसको टच करता हुआ एयरपोर्ट है। करीब 8 किलोमीटर इसकी लंबाई है मेरे ख्याल से। और ये इस पर जो काम अभी हो रहा है बहुत ही युद्ध स्तर से काम हो रहा है, और मैं बताना चाहूँगा कि इसकी खासियत क्या है, ये क्यों एशिया का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 2500 फ्लाइट, जी हाँ 2500 फ्लाइट्स डेली उड़ान भरेंगी। और यहाँ पर चाहे वो कार्गो फ्लाइट्स हो या पैसेंजर फ्लाइट्स हो, हर तरह की फ्लाइट्स, यानी आज तक आपने देखा होगा कि दिल्ली और मुंबई के जो हवाई अड्डे हैं काफ़ी बड़े हैं, लेकिन वो जो दोनों हवाई अड्डे हैं उनको मिला दिया जाए तो इसका चौथाई, मतलब ये दोनों एयरपोर्ट मिला करके इसका चौथे हिस्से पर भी नहीं आएगी, इतना बड़ा ये एयरपोर्ट बन रहा है। और ये हमारा सौभाग्य होगा कि हमारे जो ठिकाने हैं, हमारे जो आशियाने हैं वो यहीं पर है, इसी जगह पर। जैसे मैंने बताया मैं खारघर रहता हूँ, कोई पनवेल हमारे साथ ही रहते हैं, कोई इस तरफ सभी लोग हम बसे हुए हैं और सबके अपने घर लगभग बन गए हैं। लेकिन अभी तक हम जब गांव से आते थे, जब हम अपने उत्तराखंड से आते थे या कहीं से भी आए, तो हमें एयरपोर्ट से यहाँ पहुँचने में कम से कम 2.5 से 3 घंटा हमको लगता था। और ट्रैफिक जाम हो तो ज़्यादा भी लग सकता था, लेकिन मिनिमम अगर ट्रैफिक ना हो तो 2 घंटे से पहले हम नहीं पहुँचते थे। और कम से कम जो ट्रैवलिंग चार्जेज है वो भी बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन अब इस एयरपोर्ट के बन जाने के बाद, जो कि संभवतः नेक्स्ट ईयर ये शायद उड़ान भरने की बात कर रही है, ट्रायल हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये खुशखबरी की ट्रायल भी यहाँ पर हो चुका है, फ्लाइट्स का ट्रायल हो चुका है। और कहा जाता है कि वैसे तो 2025 में पहली उड़ान भरनी थी, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट में थोड़ा देर होती है, तो 1-8 साल अगर और भी लगता है तो 1-2 साल के अंदर हम यहाँ पर ये फ्लाइट लैंड होगी और हम सीधे बजाय सहार एयरपोर्ट के सीधे नवी मुंबई में अपने घर के पास उतरेंगे। और हमारे घर का रास्ता यहाँ से होगा करीब 10 मिनट का, यानी एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही 10 मिनट बाद हमारे घर आएगा। ये हमें बहुत इस बात पर खुशी होती है और हमारा एक सौभाग्य भी है कि हम ऐसी जगह पर आकर बस गए थे। अब हम पहुँच गए उलुए में। ये उलुए है जीएनपीटी के बिल्कुल पास में है, और बाईं तरफ ये एयरपोर्ट का एरिया है जो डेवलपमेंट हो रहा है, और दाहिनी तरफ उलुए शहर। देखिए मैं उलुए की बात करूँ, उलुए शहर अभी हमारे सामने बनना शुरू हुआ था, जब यहाँ एक आध बिल्डिंग हुआ करती थी, मेरे सामने की बात है कुछ ही साल पहले। और अचानक से चंद सालों के अंदर ये इसकी भी कायाकल्प हो गई, इतना बड़ा शहर अपने आप में बस गया है कि यहाँ पर लाखों लोग अब यहाँ पर रह रहे हैं, बड़े बड़े टावर से आ गए हैं।
और जितनी भी शहर में जितनी सुख सुविधाएं हैं वो उलुए में आज मौजूद है। तो अब मैं आगे आपको ले चलता हूँ। आगे आप देख रहे हैं कि हम पहुँचे उलुए से आगे जो जगह है, यहाँ पर इसको हम पहले 3 टाँकी के नाम से जानते थे। यहाँ पर 3 टंकियाँ होती थी जब संकरी रोड हुआ करती थी, लेकिन आज पूरी तरह से यहाँ पर आगे ब्रिज बन गए हैं, फ्लाईओवर का जाल बिछ गया है पूरा, जो कि आज मेरे जैसे आदमी जो कभी कभी आते हैं JNPT में हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये उरण रोड है, उरण के लिए जाता है। और उरण की मैं बात करूँ तो उरण पहले उरण की पहचान एक मच्छी मार्केट के रूप में होती थी। वहाँ पर जो फिशरमैन है, जितने कि मछली का जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, मच्छी मारने का काम करते थे, मच्छियाँ बेचने का काम करते थे, वो उरण में होता था। लेकिन अब उरण की पहचान इस जो यहाँ पर जो पोर्ट है, एशिया का जो सबसे बड़ा पोर्ट माना जाता था आज तक, JNPT, यहाँ पर अब एक दिन में हजारों गाड़ियाँ आती है। क्योंकि जितने भी बड़े शिप हैं, मैंने पहले भी इस पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि सारे शिप अब JNPT में लग गए, जितने बड़े बड़े शिप होते हैं, और हजारों लाखों कंटेनर यहाँ पर उतरते हैं। और बहुत बड़े एरिया में कई हजारों एकड़ में ये फैला हुआ है, हजारों एकड़ में फैला हुआ है। और यहाँ पर सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी इतना बड़ा काम यहाँ पर है। तो ये देखिए, अब मैं घुस गया हूँ JNPT के लिए जो रोड जा रही है। इस रोड में अगर रास्ता ना भटकूँ, क्योंकि मैं भी इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता हूँ इस रोड पर, क्योंकि आगे पूरा जो जाल बिछा हुआ है फ्लाईओवर का, वो थोड़ा मुझे भी ये शंका है कि कहीं मैं भी उस रूट को मैं भटक न जाऊं। हालांकि मैं अभी सही चल रहा हूं। मेरे साथी ने मेरा इशारा किया, मेरे दोस्त ने, कि आप ठीक चल रहे हैं। तो ये देखिए, ये टाया पलट मैं भी पहली बार देख रहा हूं, क्योंकि जब मैं पहले आया था तब इस तरह की रोडें यहाँ पर नहीं हुआ करती थी, इस तरह के फ्लाईओवर यहाँ पर नहीं थे। इस समय शाम का वक्त है, सूर्यास्त का समय आप देख रहे होंगे वीडियो में भी, सूर्यास्त होने को है। और क्या टाइम हो रहा है अभी? और इस समय शाम का 5:30 हो रहा है, 6 बज गए हैं। और 6 बजे सूर्यास्त हो रहा है। और अब आप देखिए, ये हम पहुंच गए हैं JNPT की रोड में। ये अटल से तो चला जाए, इधर से अंदर से JNPT, ये अटल से तो चला जाए जी। तो ये आप देखिए, अब सीधा ही उरण का रास्ता है, जहाँ पर कस्टम हाउस है। और जहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर भारत में जितने भी कस्टम हाउस में, उसमें सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाला जो कस्टम हाउस है वो ये है, जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता है भारत की सरकार के लिए। लाखों करोड़ रुपए यहाँ पर कलेक्ट होते हैं। क्योंकि जो इम्पोर्ट ड्यूटी जिसको आप कहते हैं, सीमा शुल्क जिसको हिंदी में कहा जाता है, तो सीमा शुल्क यहाँ पर लाखों करोड़ रुपए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान भर का माल सबसे ज़्यादा यही उतरता है और यहीं से आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ तक कि जो ट्रेनें जाती है, जो ICD जो बन गया अभी, दिल्ली, कानपुर और अन्य जगहों में, लगभग हर स्टेट में ICD है, लेकिन वो भी ट्रेन यहाँ से भर के जाती है। जहाज़ यहीं पर लगते हैं। और जो पानी के बड़े बड़े जहाज़ है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि बड़े बड़े जहाज़ होते हैं जिसमें 1800 कंटेनर तक आते हैं, और कुछ छोटे जहाज इसमें 800 से 1000 कंटेनर आते हैं। जो कंटेनर आप देख रहे होंगे आगे, यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको यही देखने को मिलेगा, जितनी हैं गाड़ियाँ कंटेनर की गाड़ियाँ हैं। कुछ कंटेनर भर के ला रहे हैं और कुछ यहाँ पर खाली करके वापस जा रहे हैं। तो ये JNPT की रोड है। और अब देखिए, पहले JNPT लिखा होता था, अब मुंबई, क्योंकि आगे अटल सेतु आने वाला है। अटल सेतु की मैं जो बात कर रहा था, जो अभी 12 जनवरी 2024 को स्टार्ट हुआ था, उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। वो 21 किलोमीटर, 21 पॉइंट समथिंग है, 21-22 किलोमीटर लंबा पुल है, जो मात्र 6 साल में वो प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। और समुद्र के ऊपर वो पुल है 21 किलोमीटर का। टोटल उसकी लंबाई 21 किलोमीटर है। वैसे पहले जो प्रोजेक्ट था वो 14 किलोमीटर का था, लेकिन उसको वो सिर्फ सी के ऊपर जो 14 किलोमीटर का एरिया है, और बाकी जो है टोटल कुल मिला के जो 21-22 किलोमीटर हो जाता है, वो 6 साल में बनकर तैयार हुआ है। और अब ये देखिए, आप सामने ये वो आपको दिखाई दे रहा है ओवर ब्रिज, ये अटल सेतु आप देख रहे हैं।
ये देखिए, ये अटल सेतु है, अटल सेतु सामने से जो कि सीधा मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ता है। जब ये अटल सेतु नहीं था तब यहाँ से एलपीटी से मुंबई की जो लंबाई थी वो करीब 70 किलोमीटर थी, और 70 किलोमीटर जाने में क्योंकि रोडें कुछ ढंग की नहीं हुआ करती थी। ये देखिए, आप देखिए मुंबई के लिए यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं अटल सेतु की। यहाँ हम लेट हो गए, फिर वापसी में बहुत रात हो जाएगी क्योंकि 22 किलोमीटर आगे और 22 को वापस आना, तो अब मैं लेट हो जाऊँगा। लेकिन मैंने आपको ये बताया, तो ये 6 साल में प्रोजेक्ट तैयार हुआ, और अब इसकी जो लंबाई है जो 70 किलोमीटर हुआ करती थी वो सिर्फ 22 किलोमीटर रह गई है। और जो समय हमें लगता था करीब 4 घंटा या 5 घंटा भी लगता था कि वो ट्रैफिक जाम मेट्रो सिटी में होता है, तो 5 घंटा का जो सफ़र था वो सफ़र अब शायद आधे घंटे में पूरा होता है। यानी 5 घंटे का सफ़र मात्र आधे पौने घंटे में पूरा होता है। तो इतनी सुविधा हो गई है। हाँ, हालांकि यहाँ पर अभी टोल, जैसे मैंने कल की एक वीडियो में कहा था कि महाराष्ट्र सरकार ने जितने भी टोल नाके लगभग बंद कर दिए हैं, अब टोल फ्री हो गया महाराष्ट्र। लेकिन अटल सेतु में अभी भी टोल लिया जाता है क्योंकि एकदम नया प्रोजेक्ट है, नया बना है, तो इस पर टोल लगता है। करीब 350 रुपये एक तरफ का है और 350 जाने का, 350 आने का है। क्योंकि सरकार ने इस पर लाखों करोड़ रुपये, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा पता नहीं है कि उस पर कितना है, आप गूगल कर सकते हैं कि अटल सेतु बनाने में आपको लागत कितनी आई है, तो कोई भी उसको सर्च करके बता सकता है। फिलहाल मैंने सर्च नहीं किया है, तो मैं आपको जानकारी ये दे रहा हूँ कि ये 6 साल के अंदर बनकर तैयार हुआ है। ये कंटेनर की गाड़ियाँ जा रही है और ये पूरा पोर्ट एरिया, अब हम पूरा ये जो एरिया है ना, ये पोर्ट का एरिया है। यहाँ पर रिलायंस ने भी बहुत बड़ी ज़मीन एक्वायर की है, बहुत बड़ा एरिया, उसका भी कई सालों तक विरोध हुआ, जन आंदोलन हुए। यहाँ के सारे गांव के लोग, 60-70 गांव के लोग सड़कों पर उतरे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपनी ज़मीन नहीं बिकने देंगे। लेकिन कहते हैं कि मजबूत आदमी के सामने सब कुछ फीका पड़ जाता है, और आखिर में उनकी आवाज़ें दब गई, उनकी आवाज़ें दबा दी गई, और एयरपोर्ट, यहाँ पे जो पोर्ट है उसका विस्तार होता रहा, और रिलायंस जैसे धनाढ्य समूह ने वो ज़मीन अपने कब्जे में ले ली, और अब उनका अपना कारोबार वापस होगा। 550 एकड़ 550 एकड़, हाँ जी, 550 एकड़ ज़मीन थी, और उन्होंने उस पर 4 दीवारी, सबसे पहले जब उसका विरोध होने लगा तो पूरा जो है 4 दीवारी कर दी, और आज भी उसके अंदर अभी डेवलप पूरा नहीं हुआ है। लेकिन अब ये पूरा पोर्ट कहीं ना कहीं उनके अंडर में आ गया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पे लिया उन्होंने। हाँ, इसका उसके जो तब इसी बात का विरोध था ना, औने पौने दाम में उठाया। हाँ, बनाएंगे, लेकिन इरादा कुछ और था। इरादा अपनी दुकान चलाने का था कि पूरा पोर्ट, यानी जो कस्टम ऑफिस है, देखिए यहाँ कस्टम हाउस है, सरकार का है, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार के लोग भी मेरे उसमें बैठेंगे, उनके लिए हम टेबल बना देंगे, तो सारे लोग वहाँ बैठेंगे, जो माल आएगा सारा वहाँ उतर के आएगा अंदर, वहीं पर। सर, मजे की बात है कि जो JNPT था वहाँ पे भी अदानी लगा दिया गया उसके आगे। जी देखिए, अच्छा यहाँ पर JNPT का अभी आके दिखेगा वो, अच्छा ये भी उन्होंने ले लिया है। हाँ, अदानी को ले लिया। रिलायंस ने एक एरिया था, और जो बचा हुआ था सब अदानी JNPT के आगे अदानी लग गया, अदानी JNPT। बताइए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के आगे अदानी शब्द लग गया है, यानी ये अदानी पोर्ट हो गया है, क्योंकि गुजरात में तो उनका कब्जा था ही, महाराष्ट्र में भी है। देखिए, इसमें एक चीज़ और बता रहा हूँ, इस बात का भी होता था कि हमारे जो हिंदुस्तान का, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को यहाँ रोजगार मिलता था, और अच्छा खासा रोजगार था। अब जो है उनके हिसाब से होगा कि वो वहाँ के लोगों को रखेंगे, नहीं रखेंगे। बट यहाँ पर छोटे छोटे पोर्ट थे, छोटे छोटे शहर थे, यार्ड थे, अलग अलग लोगों के थे, और सबको बिजनेस करने का मौका मिल रहा था। लेकिन आपको किसी का भी बिजनेस यहाँ पर अपना खुद का यार्ड नहीं होगा, ये सारा का सारा अडानी का पोर्ट हो गया है, और अब उनकी संपत्ति हो गई, और उसके अंदर बस जो नौकर चाकर होंगे, उनके पास जो भी लोग उनके पास नौकरी करेंगे, उनकी इच्छा अनुसार वो अपने हिसाब से लोगों को रखेंगे, अपनी शर्तों पर रखेंगे, और जो कस्टम ऑफिसर है वो भी उन यार्डों के अंदर बैठेंगे। इतनी ये होती है पैसे की ताकत जिसे कहते हैं। और इतना ही नहीं, पीछे जो मैं अभी जिक्र कर रहा था एयरपोर्ट का, वो जो एयरपोर्ट बन रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, जहाँ पर 2500 फ्लाइट्स एक दिन उड़ेगी,
वो काम भी अडानी को ही दिया गया है। और उसका जो टेंडर था एक बहुत नाममात्र उस अमाउंट में था, और उसका अभी 4 गुना तक और आगे उसको एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया गया, उसका अमाउंट बढ़ा दिया गया है। हर साल बढ़ता ही रहता है, और जितना जितना उसको लंबा उसको खींचेंगे उतना उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसका अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। तो ये इसे कहते हैं हिंदुस्तान में पैसे की ताकत, क्योंकि सरकार को ये लोग चाहे तो गिरा सकते हैं, सरकार चाहे तो बना सकते हैं, किसी भी राज्य में तो छोड़िए, देश में भी ये लोग सरकारें बना सकते हैं और गिरा सकते हैं, और ये उन्होंने करके दिखाया है। इसीलिए आज 550 एकड़ के अंदर अडानी ने यहाँ भी कब्जा कर दिया, गुजरात से महाराष्ट्र आकर के, जबकि महाराष्ट्र में एक से एक धुरंधर नेता थे, एक से एक धनाढ़ व्यक्ति यहाँ भी ये रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन वो चाहते थे कि ये लोगों का कब्जा, महाराष्ट्र का यहाँ पर कब्जा रहे अपनी ज़मीन के ऊपर, उनके हाथ में चीज़ें रहे। लेकिन पैसे की ताकत ने दिखा दिया कि अडानी ने पूरा 500 एकड़ तैयार करके उसे छीन लिया है, और अब आप यहाँ से उनके गेट के अंदर अपनी मर्जी से घुस भी नहीं सकते हैं। यहाँ के नेता चाहे चिल्लाते रहे, लेकिन उनको भी अब अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा अगर उनसे किससे मिलना है। तो ये हम JNPT के एरिया में भी घूम रहे हैं, और अब लगभग आप देखिए आगे जो एरिया आ रहा है, द्रोणागिरी का एरिया आ रहा है। द्रोणागिरी एक जगह का नाम है, जहाँ पर एक बार देखिए यहाँ पर 2 ही यार्ड हुआ करते थे, द्रोणागिरी और CFS एक यार्ड था, बिल्कुल कस्टम हाउस के बगल में ही था, जो कि सोनारी गाँव वहाँ पर हुआ करता था। और जो सोनारी गाँव था वो भी वहाँ भी काया पलट हो गया। सोनारी गाँव के ऊपर भी अब ब्रिजों का जाल हो गया, पूरा जो फ्लाई हो रहा है वो आ गया। तो अब यहाँ पर जब 2 ही यार्ड हुआ करते थे, आज तो शायद की संख्या हजारों में है। ये हाँ, ये जरूर है, जैसा भी है, चाहे वो पैसे की ताकत है, किसी आदमी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस पर कब्जा किया, लेकिन काया पलट हुआ है, डेवलपमेंट भी दिख रहा है, यहाँ पर विकास भी दिख रहा है, जो तेज़ी से हुआ है उनके इशारे पर, उनकी सुविधा के लिए। क्योंकि अगर अडानी है, जहाँ अडानी रहेगा वहाँ सरकार पूरा ताकत झोंक देगी उस जगह को डेवलप करने के लिए, क्योंकि उनकी सुविधा के लिए, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी दुकान हो गई है एक तरह से। जो पोर्ट है, पोर्ट और एयरपोर्ट से सबसे बड़ी कमाई होती है, और इसी कमाई आता गुण कमाई की वजह से जब चाहें वो किसी भी सरकार को बनाए, सरकार को बिगाड़े, सरकार को गिरा दे, या किसी राज्य में सरकार बनाए तो उनकी ताकत है। और जब वो सरकार को ताकतवर बनाते हैं, अपनी मर्जी की सरकार बनवाते हैं, और जब वो कुर्सी पर अपने पसंद का व्यक्ति को बिठाते हैं देश के, तब उनकी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो उतना ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं। यानी ये सरकार को ताकत देती है और सरकार फिर इनको ताकत देती है। तो यही हिंदुस्तान में चल रहा है, जो कि आप देखते आ रहे हैं, और खुल्लम खुला ये खेल चल भी रहा है। और अब हम बिल्कुल आ गए हैं, लगभग उरण के आगे एक टाउनशिप एरिया आता है, हालांकि आपको पहचानने में मुझे नहीं आ रहा है किसी जगह के सामने। हाँ, टाउनशिप दिख रहा है सामने, द्रोणागिरी टाउनशिप है, आपको सामने नज़र आ रहा है। शाम का वक्त है तो शायद विजिबिलिटी उतनी नहीं है, विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है, शायद पहचानने में दूर से नहीं आ रहा होगा दिखने में। लेकिन अब हम पहुंच गए हैं कस्टम हाउस की ओर, हम जा रहे हैं द्रोणागिरी होकर के, हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए अब इधर ये जाता है उरण को टाउनशिप के लिए, शायद लेफ्ट साइड, लेफ्ट से ना। हाँ, ये देखिए अब यहाँ भी बिल्कुल तस्वीर बदल गई है पूरी। ये हम लोग आते थे तो इस तरफ से ज़्यादा होता था, छोटी रोड हुआ करती थी, अब तो बहुत बड़ी रोड है। तो अब ये आगे इतना ज़्यादा ब्रिज बन गया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कितने फ्लाईओवर बन गए और कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है। बस थोड़ा सा अच्छा है कि बोर्ड लगा हुआ है, अदरवाइज यहाँ पर कोई अनजान आदमी नहीं पहुँच सकता है। तो ये हम लोग, मैं एक चीज़ बता रहा था कि हम लोग जब आगे बढ़ रहे हैं, ये आगे कस्टम हाउस आएगा, जो मैंने कहा कि सबसे बड़ा रेवेन्यू कलेक्शन करने वाला कस्टम हाउस है, जिसका नाम है जोहार कस्टम हाउस देश का। अब तो हालांकि मुंद्रा पोर्ट बहुत डेवलप हो गया, वहाँ भी अच्छा खासा रेवेन्यू आता होगा, बट ये आज तक माना जाता था कि ये सबसे बड़ा। देखिए सामने एक बहुत बड़ा ब्रिज है, ये वाला है, तो टाउनशिप की तरफ जाता है, जो सीधा उरण भी जाता है। हम लोग तो धूलागिरी से घूम कर आ रहे हैं, ऊपर से पंजाब, इधर पंजाब वेयर हाउस करके भी हुआ करता था, तो वहाँ से हमारे देखिए ये इधर जाता है। ये देखिए ऊपर से ब्रिज भी है, और नीचे ये उरण को जा रहा है देखिए।
और इस सामने अब हम जवार कस्टम हाउस की तरफ जा रहे हैं और यही रास्ता आगे जाके पोर्ट के लिए जाता है जहाँ पर बड़े बड़े जो शिप लगते हैं, समुद्र का जो किनारा है वो यहाँ पर JNPT जो खास है, JNPT जो मैं बताना चाह रहा था, जो हमने अभी जिक्र भी मैंने पहले किया, वो JNPT यहाँ पर है। अब मुझे थोड़ा यहाँ से कंफ्यूजन हो रहा है कि हमको यहाँ से स्ट्रेट अवे JNPT स्ट्रेट। ओके राइट, तो हमको सीधा स्ट्रेट जाना होगा। ये भी उधरी, हाँ ये भी उड़न की तरफ मुड़ रहा है, उड़न वाला रास्ता जी। तो अब ये देखिए ये ब्रिज वहाँ से डायरेक्ट भी बन गए, जो उड़न से उधर जाने वाले लोग हैं पोर्ट की तरफ सीधा ओवर ब्रिज से जाएंगे। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको जो गाड़ियाँ देखने को मिल रही है, ये सिर्फ बड़े बड़े कंटेनर, बड़ी बड़ी मशीनें जो जाती है, जो बाहर से आयातित होती है और जो एक्सपोर्ट भी होता है। दुनिया के किसी भी देश में जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो सब माल यहीं पर आता है और यहीं से शिप में चढ़ता है। जो कार्गो शिप होते हैं, बड़े बड़े शिप होते हैं, जैसे मैंने बताया 800 कंटेनर से लेकर के 1800 कंटेनर, बहुत बड़ी बात होती है 1800 कंटेनर, जिसमें करीब करीब मैंने देखा, जब हमारा भी काम था शिप के अंदर, हमने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट SCI के साथ भी रहा है और जहाज़ों में जाने का मौका मिला, तो मैं देखता था किसी जहाज़ के अंदर 150 स्टाफ हुआ करता था, सारे कर्मचारी मिल करके, सारा स्टाफ 150 कर्मचारी उसके अंदर रहते हैं। और वो जब पानी में चलता है तो उनका राशन पानी सारा सामान यहाँ से डाल देते हैं और 6 महीने के लिए या 3 महीने या कोई 15 दिन तो नहीं होता है, 2-3 महीने तो लग ही जाते हैं उनको जाना और फिर वापस आना। तो इस प्रकार से ये हम उस एरिया में अब आ गए। देखिए सामने कस्टम हाउस, अब यहाँ पर तो इतना डेवलपमेंट हो गया कि मेरे को समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देखना पड़ेगा कि ये कस्टम हाउस है क्या या कोई दूसरा शेड है, हो सकता है यार्ड हो। तो ये आगे है JTI, हाँ JTI ये है, यहाँ से JTI मतलब जहाँ पर शिप लगते हैं, प्रशासनिक भवन, हाँ ये एडमिशन भवन की बिल्डिंग है और आगे कस्टम हाउस है इसके आगे। ये शायद सोनारी गांव था, जहाँ तक मेरा अंदाज है सोनारी गांव यहाँ पर हुआ करता था। अच्छा, तो गाँव पूरा रिलोकेट कर दिया होगा। हाँ शायद ये सोनारी गांव था, जहाँ तक मेरा ख्याल है। लेकिन मैं सच बताऊँ तो मुझे भी अभी बस आइडिया लगा पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत नया डेवलपमेंट आया हूँ, कई सालों बाद आया हूँ, तो नया डेवलपमेंट आ गया। नया डेवलपमेंट पूरा मतलब तस्वीर बदल गई है, पूरी तरह से तस्वीर बदल चुकी है। और ये मुझे लगता, हाँ अब मुझे थोड़ा लग रहा है कि जो दिख रहा है सामने यही कस्टम हाउस है। इधर ये रिलायंस के थे, एक जो एरिया था। अच्छा यहाँ पर देखिए ये तेल जो रिफाइनरी, उसका सीधा पाइपलाइन यहाँ से बनती है, टैंकों में आता था। और ये कस्टम हाउस है सामने, और ये सामने कस्टम हाउस है, बिल्कुल मैं दूर से पहचान लिया था ये कस्टम हाउस है। और हम अब कस्टम हाउस में ही पहले जाएंगे और वहाँ से फिर वापस हम जाएंगे। ये कौन सा गेट है? साउथ गेट। ये कोई गेट है तो साउथ गेट है, कस्टम हाउस के सामने। हाँ ये CFS हुआ करता था, हाँ मुझे याद आ रहा है, जहाँ पे अब ये भी नया बना दिया एकदम से। लेकिन पहले एकदम पुराना हुआ करता था, ये CFS बोलते थे यहाँ पे। अच्छा, CFS होगा, CFS का मतलब था कंटेनर फ्रेट स्टेशन, तो उसको CFS बोलते हैं। तो आप बिल्कुल देखिए सामने ये कस्टम हाउस हम नज़र आ रहा है और मैं अब पहचान पा रहा हूँ कि यही कस्टम हाउस है, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन, वो जो बिल्डिंग थी पहले, उसमें अभी उसके बाद दोबारा से बदलाव नहीं हुआ। हालांकि ये भी नई बिल्डिंग है, लेकिन इसको बन के शायद 25 साल तो हुए होंगे, 20-25 साल हुए, 30 साल के आसपास। तो अभी भी मुझे वहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि यही ये कस्टम हाउस है। इसके सामने जो पुरानी बिल्डिंग है, इसको PUB पोर्ट यूजर्स बिल्डिंग है। ये पोर्ट यूजर्स बिल्डिंग है और सामने जो नया देख रहे हैं आप, ये कस्टम हाउस है, जवाहर कस्टम हाउस है, जो एशिया का सबसे बड़ा रेवेन्यू कलेक्शन है, जहाँ पर सीमा शुल्क के रूप में लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा होता है। और अब मैं गाड़ी यहाँ पर पार्क करूँगा, फिर अपने पुराने साथियों से मिलने की कोशिश करूँगा, अगर कोई होंगे, क्योंकि वैसे तो अब बहुत कम लोग यहाँ आते हैं पुराने साथी, और कई लोग तो अब नहीं मुझे पता कि यहाँ पर हैं या नहीं हैं। और कई लोग ऑफिसों में काम करते हैं, और लेकिन फिर भी एक बार यहाँ आना जरूरी है, क्योंकि मैं इस कस्टम हाउस को मंदिर मानता हूँ। क्योंकि मेरी शुरुआत तो मुंबई से हुई थी, बाद में जब ये डेवलप हुआ तो हमने यहाँ बहुत साल तक काम किया, और अब
जो है ये अब यहाँ पर पार्किंग हम ढूंढ